एक दफा फिर अदलिया की आज़ादी की खुदा है, ये आइन की सरबंदी की खुदा है। हमारी जुडिशरी ने ये बता दिया है कि हमारे पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। पूरी कौम, आप, वकुला सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। आज एक बड़ा अहम दिन, एक बहुत बड़ा केस, एक बहुत ही बड़ा फैसला और जिसका सबको ही इंतजार था। आज वो फैसला हुआ और यकीनी तौर के ऊपर आपसे कुछ देर पहले जो हुकूमती मुशीर है बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब और इसी के साथ साथ वजीर इत्तलात शिबली फराज साहब, उनकी मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें उनकी जानिब से इस फैसले को कबूल किया गया। दूसरी तरफ वजीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से भी ये बात सामने आई है कि इस फैसले के ऊपर कोई तबसरा ना किया जाए। आज शहजाद अकबर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर सिर्फ जो शॉर्ट ऑर्डर था उसकी तशरीह उन्होंने की, पढ़ के सुनाया गया। और जो तरीक़ाकार होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजने का, जो 3 तरीक़ाकार हैं वो बताया गया। इसके साथ साथ जो ये शॉर्ट ऑर्डर्स में लिखा हुआ था कि कितने दिनों के अंदर जो चेयरमैन जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू हैं वो इस मामले को एफबीआर की तरफ भेजा गया। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू उसमें 60, फिर मजीद 15 दिन और 75 दिनों के अंदर चेयरमैन एफबीआर को वो भेजेगा और चेयरमैन एफबीआर जो सेक्रेटरी हैं इस काउंसिल के उन तक ये चेयरमैन सेक्रेटरी टू ऑफ द काउंसिल उन तक जाएगा। और फिर उसके बाद ये तमाम तर चीजें होने के बाद भी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसके पास सुमोटो लेने का इख्तियार भी मौजूद रहेगा। इस सारे केस के अंदर एक बड़ा अहम और बहुत सारे बल्कि अहम पहलू जो हैं वो उजागर भी होते हैं कि क्या एक सवाल उठता है कि क्या जस्टिस काजी फायज ईसा केस ये मामला खत्म हो गया? जज साहब के ऊपर जो तलवार लटक रही थी, क्या वो तलवार लटकना वो बंद हो गई है? खतरा टल गया है? मामला खत्म हो गया है? इस सारी सूरत हाल के अंदर जो अदालती फैसले के बाद हुकूमत का अगला कदम क्या होना चाहिए, या हुकूमत कोई अगला कदम उठाएगी या फिर मनोवन इस फैसले को जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज जिस रेफरेंस को खारिज किया गया है उसको उसी तरह से कबूल करने का इंदिया तो दिया गया है, बताया भी गया है कि उसको कबूल कर लिया गया है। एक और अहम चीज ये कि जो अब से कुछ देर पहले हुकूमती जो मुशीर और वजीर इत्तलात शिबली फराज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर जो हुकूमती वकील हैं बैरिस्टर फरूक नसीम साहब वो हमें नजर नहीं आए। इसमें से मंजर से वो गायब हमें दिखाई दिए, ना ही उनकी जानिब से कोई खास रद्द अमल, ना ही कोई बातचीत इस तरह से। मुख्तसर मीडिया के ऊपर जो 1-2 क्लिप्स चली उनकी बातचीत की वही मंजर आम पर आई है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा वो नहीं बने। इस पर हम बात करेंगे और आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानूनी माहिर हैं, तजियाकार हैं आरिफ चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आपका आरिफ साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। इसी के साथ साथ तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आपका तारिक फजल चौधरी साहब। और दिफाई तजियाकार अमजद शुएब साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, अब से कुछ ही देर में उनको भी प्रोग्राम मिलेंगे। आरिफ चौधरी साहब आपसे मैं आगाज करता हूं प्रोग्राम का, मुझे बताइएगा जरा कि क्या मामला टल गया है? आज ये जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रेफरेंस खारिज किया गया उसके बाद हम समझें कि मामला खत्म हो गया, या फिर कहानी या मामला आज के दिन से अब शुरू हुआ है? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जो रेफरेंस दायर किया गया था उसमें शोकाज नोटिस भी था। आज के इस फैसले में दोनों को क्वाश कर दिया गया। उनको क्वाश करने का मतलब यह है कि वो खत्म हो गए, ना अब वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास रेफरेंस मौजूद है और ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का वो शोकाज नोटिस जो है वो मौजूद है। तो इस लिहाज से फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस जहां तक जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का ताल्लुक है तो उनके खिलाफ जो रेफरेंस था वो खत्म हो गया। बाकी ये जो बात एफपीआर की है वो सारी चीजें जो प्रॉपर्टी थी उनके बारे में उनकी एहलिया ने जो बातें की, जो जवाब दिया, उसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आप मुतमिन हो गए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट उसकी मनी ट्रेल से मुतमिन हो जाती है तो उसके बाद क्या जस्टिफिकेशन रह जाती है एफपीआर? और एफपीआर के पास एक लिमिटेड स्कोप है कार्रवाई का, और वो कार्रवाई सिर्फ ये हो सकती है कि जो टैक्स में किसी ने अगर टैक्स ना देना है तो उसे। लेकिन आरिफ चौधरी साहब एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है जो मेरे जहन में, वो आप उसका बेहतर अंदाज में जवाब दे सकेंगे कि आपने मुतमईन होने की जो बात की है, क्योंकि जज साहब की एहलिया ने जो वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड कराया, अगर सुप्रीम कोर्ट या जो आज जो रेफरेंस खारिज हुआ अगर वो मुतमईन इससे हैं तो फिर मामला एफबीआर को भेजा जाता है, क्यों? और अगर वो मुतमईन नहीं थे तो फिर ये रेफरेंस खारिज क्यों हो गया?
बहुत सारी चीजें इस शॉर्ट ऑर्डर में जो है वो काफी सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। यानी एक तरफ कहा जाता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दरवाजा खुला है, दूसरी तरफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दरवाजा जो है हर उस शख्स के लिए बंद है। जब वो आता है अदालत में केस आता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास मामला चला जाता है, और जबकि कानून जो है आर्टिकल 211 बड़ा क्लियरली प्रोहिबिट करता है कि कार्रवाई जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तो किसी जगह चैलेंज नहीं हो सकती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये दरवाजा वाकई बंद है। जब उन्होंने फैसला फरमा दिया तो उसके बाद क्या रह जाती है बाकी बात। एफपीआर के पास जाने का मतलब तो सिर्फ ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा रहे कि भाई अपना काम यानी देखिए जी हमने इसमें तो इससे बिल्कुल खत्म नहीं किया। अगर कोई रेगुलरिटी निकलती है एफपीआर के पास तो उसके बाद उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो बेसिकली जो कार्रवाई कर सकती है वो कर सकती है मिसकंडक्ट पर। और मिसकंडक्ट क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर कोर्ट के जजेस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट, अगर वो उस कोड ऑफ कंडक्ट में आती है बात और उसमें उसकी खिलाफ वर्जी है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर कार्रवाई कर सकती है। अगर वो उस कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आती तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती। फिर जब सुप्रीम आपने कह दिया है कि आपको कि जनाब जो फैसला वो करेंगे उससे अगर आप एग्रीड है ना भी हो कहते तब भी उसके खिलाफ अपील तो हो सकती है और उससे चैलेंज भी किया जा सकता है। तो फिर ये मामला यहाँ तक खत्म हो गया, इसमें बाकी कुछ नहीं रहा। ठीक है, आप कहते हैं मामला यहां तक खत्म हो गया। तारिक फजल चौधरी साहब, आपने इस पूरे केस को आपने भी देखा होगा, फॉलो किया होगा, और आज जो फैसला आया उसके बाद आप समझते हैं कि वाकई मामला यहां आने के बाद, आज रेफरेंस खारिज हो जाने के बाद खत्म हो गया? इट इज एज सिंपल एज 1 2 3? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो एक जो टेक्निकल या लॉ पॉइंट है उसके ऊपर तो जाहिर है मैं रोशनी नहीं डाल सकता, लेकिन इस पूरे रेफरेंस को और इस पूरी कहानी को अगर आप थोड़ा सा पस मंजर से देखें तो आप ये देखते हैं कि एक नाम नहाद साफी ने तकरीबन 1 साल पहले एक दरखास्त दी और चंद ऐसे असासे जस्टिस फाइज ईसा साहब के सामने लेके आए कि जनाब वो पाकिस्तान से बाहर उनके असासे हैं और लग ये रहा है कि वो इल गॉटन मनी से बनाए गए हैं या उनका जिक्र जो है उन्होंने अपने असासाजात में डिक्लेयर नहीं किया हुआ। और उसके बाद जो ARU यानी एसेट्स रिकवरी यूनिट है जिसको शहजाद अकबर साहब हेड कर रहे हैं, उसने बाकायदा उसे टेकअप किया और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने जाहिर है कोई तहकीक होगी जो भी की होगी, उन्होंने आगे वो एक लिखा रेफरेंस बनाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट साहब ने आगे बकौल उनके कि मैंने अपनी पूरी तसल्ली की और वो रेफरेंस बनता था, जिसके बाद ये केस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफर किया गया। ठीक। अब इसके आज जो फैसला आया है इसमें जो मुझे पता चला है उसमें ये है कि एक लफ्ज जो लिखा गया है वो लिखा गया है कि मेलाफाइडी यानी बदनीति की बुनियाद के ऊपर ये रेफरेंस जो है ये बनाया गया है। अब ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव और हेड ऑफ द स्टेट जो रेफरेंस फॉरवर्ड कर रहे हैं उसे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ये कह रही है कि ये बदनीति की बुनियाद के ऊपर ऑनरेबल जज साहब सुप्रीम कोर्ट के उनके खिलाफ रेफरेंस बनाया गया है जो कि अभी फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। तो ये अगर बदनीति, और जाहिर है अगर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है तो हमें मनोवन उस फैसले को हमने तस्लीम किया है, तो बदनीति की बुनियाद पर ये फैसला ये रेफरेंस बनाया गया है। तो अब हुकूमत इसके बाद क्या करती है? हुकूमत को जाहिर है इसमें बहुत बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है कि वो एक्सपोज भी हुए हैं, रेफरेंस भी खारिज हो गया और उसके बाद जो उनकी बदनीति थी वो भी आश्कारा हो गई, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टैंप लगा दी। तो अब उसके बाद वो कोशिश तो करेंगे अपनी शर्मिंदगी और अपनी वो सारा कुछ मिटाने की, लेकिन हुकूमत ने तो कहा है कि हमने इस फैसले को मनोवन तस्लीम भी किया है और वजीर आजम ने यह भी कहा है कि इसके ऊपर कोई तबसरा भी ना किया जाए। तो अदालती फैसले का तो एहतराम किया है हुकूमत ने। देखिए जी, ये तो बातें ही होती हैं। मनोवन, मुझे आप ये बताएं कि मनोवन तस्लीम करने के अलावा उनके पास चारा क्या है? क्या वो आके ये कह सकते हैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करते या हम इस फैसले के आधे हिस्से को तस्लीम करते हैं और आधे हिस्से को हम तस्लीम नहीं करते? तो ये तो खाना पूरी है उनके पास, तो इसके अलावा कोई चारा नहीं कि वो मनोवन इसे तस्लीम करें। ये इसमें कोई बड़ाई नहीं है, इसमें कोई हाई मॉरल वैल्यूज नहीं है, इसमें कोई उन्होंने बहुत आला अखलाकी अकदार को सेट नहीं किया। आपके पास कानूनी दायर बैठे हैं, इनके पास दूसरी ऑप्शन ही कोई नहीं है। अभी ये तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जाहिर है
तो लिहाजा इसमें कोई नंबर टांकने की जरूरत नहीं है कि हमने बड़ा काम कर दिया, बड़े बड़े दिल का मुजाहरा कर दिया है कि मनो ने इसे तस्लीम कर लिया है, मतलब दे हैव नो अदर ऑप्शन। लेकिन अब ये कि इसके बाद ये क्या करते हैं, या इसको कोई नया रंग देने की कोशिश करते हैं, नई कोई चीज इसमें निकालने की कोशिश करते हैं, वो क्या आप हमारा समझते हैं कि गुंजाइश मौजूद है इसके अंदर कि हुकूमत की तरफ से इसको कोई नया रंग देने की? क्योंकि अब तो मामला जो है वो चेयरमैन कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू FBI यहाँ पे मामला चला गया अब तो। देखिए, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गुंजाइश मौजूद है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तो अब इसको यानी कर दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस है वो तो खत्म हो गया है, वो खत्म हो गया, वो खारिज हो गया, रेफरेंस खारिज हो गया, नहीं है, खारिज हो गया, कोई ऐसी चीज बची नहीं है। और अब ये कि अगर वो इसको ये करेंगे कि जनाब कोई SPR का कोई इख्तियार जो है वो मजीद इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें से कोई ऐसी चीज जो है वो निकलेगी। आई डोंट थिंक सो कि अब इसमें कोई ऐसी चीज बची है। गवर्नमेंट जो है उनकी जो इसमें नीयत थी वो भी पता लग गई है, और टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर जो इसमें चीजें थी वो भी सामने आ गई हैं कि ये वैलिड नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे जाहिर है मेरिट की बुनियाद के ऊपर इसको खारिज किया है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसको इसमें होश के नाखून लेने चाहिए, और गैर संजीदगी का और मुसलसल एक ऐसा रवैया उन्होंने रखा हुआ है कि जिसमें वो काम पहले करते हैं और उसके बाद सोचते बाद में हैं, उस पर उन्हें नजरसानी करनी चाहिए। मुताबिक दफा मुख्तलिफ चीजों में शर्मिंदगी का ठीक है, सामना मैं जरा हमजो शेर साहब को गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। हमजो शेर साहब, इस सारी सूरत हाल के अंदर जो कि अब चीजें आ गई हैं कि एक तो रेफरेंस खारिज हो गया और फिर उसके अंदर मेलाफाइडी का जो वर्ड इस्तेमाल किया गया, बदनीयती का, तो मुझे बताइएगा कि एक तरफ एक रेफरेंस जब सदर मुमलिकत की जानिब से आता है और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज करती है अपने शॉर्ट ऑर्डर के अंदर, ये तमाम बात मेंशन भी कर देती है कि इसमें बदनीयती शामिल थी, तो आप नहीं समझते कि तमाम इस मामले के अंदर जो कि साल सवा साल से जायद का अरसा गुजर गया इस केस के ऊपर और ये तमाम चीजें प्रोसीडिंग्स होती रही हैं, इससे हुकूमत को जो है वो हुकूमत की साख को थोड़ा नुकसान पहुंचा है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि अगर मेलाफाइड है और मेलाफाइड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो वो हुकूमत के लिए लाजमन एक शर्मिंदगी का बायस है। ये बहुत सारी तो चीज वादे होगी जब एक डिटेल्ड इसका ऑर्डर बाद में आता है और पता चलता है कि मेलाफाइड क्यों कहा गया है। वरना तो हुकूमत को इख्तियार हासिल है कि अगर उसके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो वो कर सकती है। और मेरा ख्याल है इसमें ये नहीं कहा गया कि दोबारा रेफरेंस बन नहीं सकता। अगर मिसाल के तौर पे ये जो अभी जायदाद का जो इनकम टैक्स और जायदाद और गोशवारे वो चीजें चेक करने का है, अगर उसमें कोई ऐसा पॉइंट निकल आता है तो क्वाइट पॉसिबल कि हुकूमत को दोबारा जरूरत पड़े और वो करे। लेकिन ये चीजें सारी जो हैं इनको बड़ा देख के सोच समझ के करना चाहिए, जल्दबाजी में ऐसे काम नहीं करने चाहिए। मैं इसमें मसलन एक चीज देखता हूँ, ये आके केस का इख्तिताम हुआ कैसे। ये हुआ ये है कि आखिरी दिन या पिछले 2 दिन जज साहब की बेगम जो है उनकी स्टेटमेंट वगैरह आई और उसमें उन्होंने किसी किस्म की अपनी कुछ मनी ट्रेल बताई। वीडियो लिंक के ऊपर उन्होंने अपना बयान दिया अपने स्टेटमेंट। जी। तो क्या अच्छा होता अगर शुरू में ये बयान हो जाता तो इस कौम का ये 1.5-2 साल जाया न किए जाते। ये करके आप फौरन कर सकते थे, ये ड्रामा इतना करने की जरूरत क्या थी जनाब। तो ये भी एक पहलू है। अगर मैं उसको अपने मुल्क पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से सोचूं तो पूरे मुल्क को एक केस के अंदर उलझा के रखा और वो खैंचातानी उसमें बैड ब्लड एक दूसरे के साथ, और आज भी जो इंटरप्रिटेशन हो रही है वो उसमें बड़ी पॉलिटिकल एक डिवीजन नजर आ रही है मुल्क में। इंटरप्रिटेशन जो लोग इसके मुखालिफ थे यानी PTI वगैरह, उनकी कुछ और इंटरप्रिटेशन ये किसी और तरह वो हैंडल कर रहे हैं, बात नजर आ रही है। और ये PMLN जो वो अपनी सियासी स्कोर सेटल करने के वो अपना एक व्यू दे रहे हैं। हालांकि इनसे पूछा जाए कि भाई तारिक फजल चौधरी साहब बैठे हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं, इनसे मैं पूछूं कि जनाब यही जब फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो मियां साहब तो 5 जज करके उनको सुबह से लेकर रात तक जलील करते, कईयों के खिलाफ तो फिर वो कंटेम्प्ट के केस बने इनमें से। उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो PTI ने तो बहुत बड़ेपन का मुजाहरा किया। आज वो बालाफाइड के लफ्ज के बावजूद आज आपको कम से कम एहतरामन कहीं ऊंचे खड़े नजर आते। अच्छा, आपको लगता है इस सारी सिचुएशन के अंदर जो आपने बात की कि हुकूमत ने इस मामले के अंदर जल्दबाजी का मुजाहरा किया? मेरा ख्याल है जल्दबाजी। देखें, बात यह है कि एक चीज तो पहले दिन से वादे थी कि जायदादें जो हैं वो उनकी बेगम और बच्चों के नाम पे,
तो फिर उससे पहले बेगम और बच्चों के नाम का आज जो FBR को जा रही है उनको पहले तहकीक कर लेनी चाहिए, क्योंकि जज साहब के नाम डायरेक्ट अपने नाम पे तो थी नहीं थी ना ये जायदादें। तो आप अगर वो चैप्टर पहले क्लोज कर लेते और आपको पता होता कि जी वहां से कोई जवाब आपको नहीं मिला, या अगर वहां से आप सेटिस्फाई हो गए तो मामला वहां खत्म हो जाता है। अगर आप वहां सेटिस्फाई नहीं हुए और आपको नजर आता है कि कोई जायदादें बेनामी है उसमें, और उसमें नजर आता है कि भाई कोई ऐसी चीज हो सकती है कि जज साहब का कुछ में इन्वॉल्वमेंट हो, तो फिर उनका रेफरेंस हो सकता था। लेकिन ये तो पहले दिन से आपको पता था कि जायदादें जो हैं वो उनके बच्चों या उनके बेगम के नाम पे हैं, तो उसका एज्यूम कर लेना ठीक है। किसी हद तक आप कह सकते हैं कि जनाब आपने कहा जी ये 2013 में दी, 2013 में बच्चे जो हैं वो खुद कफील नहीं थे, ठीक है, नहीं थे खुद कफील, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम फिर भी उन्हीं से पूछना चाहिए था इनिशियली, क्योंकि नाम तो उन्हीं के यानी आप ये समझते हैं कि हुकूमती वजीर और मुशीर जो हैं उन्होंने हुकूमती साख को नुकसान पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। ये काम उनको पहले कर लेना चाहिए। जल्दबाजी, मेरा ख्याल है जल्दबाजी की तहकीकात का एक तरीकाकार, एक दायरा होना चाहिए था जो पहले उनके नाम होता या उन्हीं के गिर्द होता है जिनके नाम पे जायदादें। जब वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते या ना कर सकते किसी वजह से, तो फिर आप कह सकते हैं कि आपका दूसरी तरफ आपका रुख हो जाता है कि जी ठीक है, जिम्मेदारी फिर जज साहब की है। अब ये है कि अब केस उलझा, फिर वापस उसी स्टेप 1 में आ गए, अब वहां से फिर तहकीक उन्हीं की होगी जो जिनके नाम पे जायदादें हैं, और उसमें फिर सवाल ये है कि वो कल को पूरी डॉक्यूमेंटेशन अपनी प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। मजीद 70 और 75 दिन तकरीबन आप समझ लें कि कहा यह गया है कि विद इन 100 डेज ऑफ द ऑर्डर्स, यानी आज से 100 दिन के अंदर अंदर जो है वो रिपोर्ट जो है वो कमिश्नर इन रेवेन्यू और चेयरमैन FBR प्रेजेंट करेगा। क्योंकि दोनों तरह, अगर हुकूमत शुरू में ही इनके नाम करती तो ये केस शायद वहीं खत्म हो जाता, या फिर जज साहब के लिए आता तो फिर उस वक्त एक मैच्योर केस होता है। या अगर जज साहब पहले दिन ही ये काम करते कि जी मुझसे ये पूछा जा रहा है ये जायदादें मेरी बेगम और बच्चे की हैं, ये हैं इसके सबूत, उसके बाद फिर उसको वेरीफाइड करते रहते, कहते वो सारी कहानियां बात की हैं। जब आप एक अपनी बेगुनाही दे देते, फिर आप कहते हैं कि जनाब ये मैंने बेगुनाही साबित कर दी, अब ये चीज साबित है कि मेरे खिलाफ एक मैलिफाइड एक्शन हुआ है। ठीक है, यानी कि हम ये बात कर रहे हैं कि आपकी जो बात है आरिफ चौधरी साहब, जो अमजद शेख साहब ने बात की है, इससे लग ये रहा है कि दोनों तरफ से गलतियां वैसे दोनों तरफ से ही हुई हैं। यानी अगर जो टाइम पीरियड देखें, टाइम फ्रेम देखें, यकीनी तौर के ऊपर जब 1 साल सवा साल एक केस चलता है, उसमें मुल्क और कौम का कीमती वक्त, पैसा, वो तमाम रिसोर्सेज भी जो है वो उसमें यूटिलाइज होते हैं। अगर यही वो तमाम चीजें थी, और अगर जो वीडियो लिंक के थ्रू जो एरिया का जो बयान सामने आना था वो अगर पहले आ जाता, तो क्या आप समझते नहीं है कि आज ये टाइम ना देखना पड़ता, इतना वक्त हमने इसके ऊपर स्पेंड किया, यही काम पहले भी तो किया जा सकता था। नहीं साहब, इसके 2 बड़े जबरदस्त पहलू हैं जो नजरअंदाज नहीं होने चाहिए। एक तो जो अभी कहा जा रहा है कि ये जो इसमें मैलाफाइडी का लफ्ज है, मैंने भी देखी है, जब शॉर्ट ऑर्डर मेरे पास पड़ा है, उसकी कॉपी पड़ी है, मुझे कहीं अभी तक वो बदनीति का लफ्ज नजर नहीं आया। शायद मैंने जल्दी में पढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर ये लफ्ज आ जाए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, तो फिर इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस और बड़ी सीरियस इंप्लीकेशंस है। इट कैन नॉट बी टेकन लाइटली, और वो इसीलिए इंतजार करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की डिटेल्ड जजमेंट का। उसमें ये लफ्ज अगर आएगा तो सुप्रीम कोर्ट को ये मैलाफाइडी होल्ड करने के लिए उस शख्स को नोटिस देना जरूरी है जिसके खिलाफ ये एलिगेशन मैलाफाइडी का है, उसको चार्ज शीट करना जरूरी है, उसका जवाब मंगाना लेना उससे जरूरी है, और उसके बाद उसे क्रॉस एग्जामिनेशन का एविडेंस को रिबट करने का मौका दिया जाना जरूरी है, क्योंकि ये वो जजमेंट है कि जिससे की वजह से वो अपना यानी ऑफिस जो है वो लूज कर सकता है। ये बहुत बड़ी कैरेक्टर असैसिनेशन हो सकती है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की चीज जो है वो बगैर किसी दलील के, बगैर किसी एविडेंस के वो इस तरह कही गई हो। ये जजमेंट आएगी तो उस वक्त पता चलेगा। दूसरी जो बात, एक जो बहुत बड़ी सीरियस कैजुअलिटी है इसमें, वो इस जस्टिस सिस्टम की है। उसमें जरा आप गौर करें कि ये जो आर्टिकल 209 है वो वाहिद तरीका है कि जिसमें किसी जज के खिलाफ अगर कोई करप्शन का चार्ज है, और खास तौर पर इसमें मिसकंडक्ट। और मैं आपको अर्ज करूं कि ये बड़ी दिलचस्प और तकलीफदेह बात है कि पहला रेफरेंस जो था जो इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ आया, वो रेफरेंस भी मैंने देखा था। उस रेफरेंस में मैंने सवाल भी उन लोगों से किया था, ये जो लॉ मिनिस्टर थे उस वक्त के और सेक्रेटरी लॉ थे। मैंने कहा जी बात यह है कि इसमें कहीं मुझे वो मिसकंडक्ट नहीं नजर आता जो कॉन्स्टिट्यूशनल मिसकंडक्ट है। तो और वो जो है वो डिफाइंड है बाकायदा, जजेस कोड ऑफ कंडक्ट फॉर
सुपीरियर कोर्ट जजेस। अच्छा, इसमें भी वो आपको बात नजर नहीं आती, यानी इतनी शताबी और इतनी जल्दी से इस तरह की चीज आप करते हैं और फिर उसके बाद आप देखते हैं। अब एक बात तो ये हो गई कि जो हुकूमत के जिम्मे पड़ती है कि उनके मुशीर जो है, और खास तौर पे ऐसे लोग जो हमारे वजीर कानून भी है और दूसरे लोग जी यूनिफॉर्म रखा, उतार के आके अदालत में पेश हो गए कि जनाब मैं वकील हूँ, फिर चले गए कि जनाब मैं वजीर हूँ। बात यह है कि और फिर अपना ही ज्यादा बार बार नाम बनाना और कहना कि जनाब देखे, मुझे अभी तक वो बात नहीं भूली जब वजीर कानून जो थे वो वर्दी इसकी मिनिस्ट्री की उतार के चले गए थे, उसके लिए अदालत में पेश हो गए थे वो जब वकील चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मामले में। और फिर जब वहां जवाब दिया, यानी वो बात की, उसके बारे में कहा कि वो मेरा क्लाइंट है और वो चट्टान की तरह जमहूरियत के साथ खड़ा है। ये बात बहुत हल्की बात है और मिनिस्टर से और गवर्नमेंट के नुमाइंदे से इस तरह की, या इवन आप लॉयर से भी मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि जनाब ये जो फलास शाह इतने बड़े आदमी है वो मेरे क्लाइंट है और वो सही आदमी है। अच्छा, एक बात होगी। और दूसरी बात ये है कि ये तो हो गया मामला हुकूमत का कि यानी आप सोचे समझे बगैर पता नहीं किसे खुश करना अच्छा, आपको लगता है आरिफ चौधरी साहब की हुकूमत से इसके अंदर जो है वो जल्दबाजी हुई? अमजद शेख साहब तो कह रहे हैं कि इसके अंदर जल्दबाजी की गई है। मैं अमजद शेख साहब से एग्री करता हूँ कि इस मामले में कोई होमवर्क नहीं किया गया, लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा बतौर कानून के तालिब इल्म के, और वो बड़ी सीरियस बात ये है कि जो आर्टिकल 209 है, जो एक ही आर्टिकल है जो इख्तियार देता है किसी शख्स को इसके मिसकंडक्ट की बुनियाद पर किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करने का, उसके साथ ही आर्टिकल 211 है जिसमें यह है कि ये कार्रवाई जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। तो इसको अगर मिला के पढ़ा जाए तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो एक ऐसा इदारा बनाया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट से हटके है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर है और मुश्तमिल है, और उसमें सीनियर उसकी कंपोजिशन अगर देखें तो उसमें सारे के सारे सीनियर चीफ जस्टिस आते हैं और सीनियर जजेस आते हैं। तो आप अगर उस इदारे को काम नहीं करने देंगे, भले यही बात है उसके पास जाकर फैसला वो कर देते तो उसका बड़ा उसका इम्पैक्ट ही और होना था। और एक कानूनी बात रही साहब, हमें हमेशा ये कहा जाता है कि जनाब आप आए हैं कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करने, तो ये आप उसी कोर्ट में जाए जिसकी यूरिस्डिक्शन चैलेंज कर रहे हैं। आपको लगता है आरिफ चौधरी साहब, आपको लगता है कि ये मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ही तय होना चाहिए था और इसे सुप्रीम कोर्ट यही बातें सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में यही बातें तय होती और वहां ये रेफरेंस अगर नहीं बनता था, इसे सेटिसाइड किया जाता और कहा जाता और उन्हें कहा जा साबित कहते हैं कि जी आप उन्हीं के पास जाके कहते हैं कि जनाब ये फोरम मुतलका फोरम नहीं है, ये यहाँ नहीं हो सकता, PR के पास जाना चाहिए। और इस पे फाइंडिंग जो आती वो आती सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की, क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जब इदारे के तौर पर आती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट उससे बहुत बाला है और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के फैसले को आप यानी फिर उसके अगर इस तरह अभी भी तो जो रिपोर्ट मुरतब की जाएगी वो अभी भी तो वो उन्हीं सेक्रेटरी ऑफ द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास ही जाएगी ना। सेक्रेटरी साहब के पास क्या जाएगा? देखिए, जब सुप्रीम यही एलिगेशन है कि जनाब उन्होंने जायदादें बनाई और वो जायदादें जो है उनका जब उन्होंने सबूत मुहैया कर दिया और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की फाइटिंग आ गई कि हम मुतमिन है उनकी मुअज़्ज़ज़ जज की अहलिया के बयान से, तो उसके बाद क्या रह गया उनके पास FPR के पास? और FPR जो है क्या वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इदारा है? नहीं तो सर, अगर उनकी एहलिया के बयान से अगर वो मुतमईन है तो फिर ये वाला मामला फिर FBI को क्यों गया? अगर उनकी मैं आपको यही तो वो बात है ना कि अब इसमें क्या कहा जाए कि एक तरफ आप उस रेफरेंस को क्वाश कर रहे हैं। शोकाज नोटिस के बारे में भी रईस साहब, जब अगर मैं जाऊंगा या आप जाएंगे शोकाज नोटिस को चैलेंज करने के लिए तो अदालत ये कहेगी कि शोकाज नोटिस को चैलेंज नहीं कर सकते आप। पहले ये तो अभी शोकाज नोटिस है, जब तक वो कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती आप चैलेंज कैसे कर सकते हैं? यहाँ शोकाज नोटिस भी आपने क्वेश कर दिया। तो इन हालात में ये सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसको मैं तो हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूंगा सुप्रीम कोर्ट से कि खुदा के लिए अपने ही इदारे को मजबूत करने के लिए कुछ नॉर्म्स जो है वो तय कर दी जाए।
और उसमें आप तक देखे क्या हुआ है कि कोई किसी जज का केस जो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने ठीक है फैसला सर, नहीं मैं किया। कमर्शियल ब्रेक लेनी जरा आ रही चौधरी साहब, ब्रेक पर जाना है, जरा ब्रेक के बाद आते हैं तो इस पर मजीद जरा आपसे बात करेंगे। अमजद शेख साहब, तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। स्टेट एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। तारिक फजल चौधरी साहब, एक चीज के ऊपर जो बहुत ज्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ा हुकूमत को, वो इस चीज के ऊपर के एक वफाकी वजीर भी रहे बैरिस्टर फरूक नसीम साहब, और उसके बाद इसी केस के अंदर वो इस्तीफा देते हैं और उसके बाद वो बाकी वापस जाके हुकूमती वकील भी बन जाते हैं इस सारे मामले के अंदर। तो क्या आप नहीं समझते कि ऐसी सूरत हाल के अंदर इस केस को पैरवी करने के लिए जो है वो कोई और ऑप्शन हुकूमत के पास मौजूद नहीं था, या फिर फरूक नसीम ही जो वाहिद और वो नुक्ता इंतखाब थे हुकूमत का? क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी दो जो वकला रहे उन्होंने माजरत की और उसके बाद फिर जो है वो कुरैब फाल फरूक नसीम के नाम निकला और उन्होंने फिर इस केस की पैरवी की, जिस पर काफी ज्यादा तनकीद का भी आप सामना है हुकूमत को। ये देखें, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी फरूक नसीम साहब एक दफा रिजाइन करके और फिर वकील हुकूमत के बन गए और उसके बाद दोबारा हलफ उन्होंने उठाया, और अब पता नहीं इसी दफा उन्हें मौका मिलता है या नहीं मिलता। ये है तो खैर एक मजाक ही है सिस्टम से, लेकिन मर्जी हुकूमत की है कि वो किसको अपना वकील मुकर्रर करते हैं। बहरहाल ये उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन मैं इसके साथ साथ अभी जो बात जैन साहब फरमा रहे थे, मैं एक चीज की वजाहत कर दूं कि हर चीज के अंदर सियासत नहीं होती। ना हमने इस इशू के ऊपर कोई सियासत की है हमारी पार्टी ने, हमारे किसी सरकर्दा लीडर ने, किसी जिम्मेदार ने कोई पॉलिटिकल बयान इस इशू के ऊपर नहीं दिया, और ना इस पे कोई सियासत है। एक रेफरेंस प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करते हैं और आईनी तरीक़ाकार के तहत सदर उसको रेफर करते हैं सुप्रीम कोर्ट। और मैंने कहा कि जो मैंने अभी देखा है इब्तदाइया जो अभी शॉर्ट फैसला आया है उसमें, कि सुप्रीम कोर्ट उसको उसके कंटेंट के हिसाब से भी रिजेक्ट कर देती है और नीयत के हिसाब से भी कह देती है कि बदनीति पे मबनी है। इसमें पीएमएलएन का कोई रोल नहीं है। ना पीएमएलएन ने इस पे कोई तबसरा किया है, ना इसके ऊपर पीएमएलएन ने कोई अपनी राय दी है। हम तो फैसले के ऊपर बात कर रहे हैं, और सिर्फ हम नहीं बात कर रहे, हर जो इंडिपेंडेंट तज्जियाकार हैं, जो आपके कानूनी माहिरीन हैं, एनालिस्ट हैं, एंकर्स हैं, सब इसके ऊपर अपनी राय जानी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपनी राय दे रहे हैं। और ये जो डिसीजन है, जो अभी शॉर्ट डिसीजन है, इसके बाद जो तफसीली फैसला आएगा उसमें वो तमाम चीजें सेट होंगी जिनके बारे में अभी हम कोशिश कर रहे हैं वक्त से पहले राय जानी करने की। मैं समझता हूँ नहीं करनी चाहिए। देखिए, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जब ये रेफरेंस दायर किया गया, उसके खिलाफ बाकायदा सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ एक कैंपेन भी की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहैसियत एक पार्टी भी उनके खिलाफ दरखास्त दी हुई है, एमक्यूएम ने बहैसियत एक पार्टी भी उनके खिलाफ दरखास्त दी हुई है। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई भी जज है, जस्टिस फाइज ईसा साहब एक ऑनरेबल जज है, उनका बैकग्राउंड सारे जानते हैं, लेकिन मैं इस बात से जरूर इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान में किसी भी इदारे को या किसी भी फर्द को एहतसाब से बालातर नहीं होना चाहिए। इसमें कोई मैं नहीं समझता कि कोई ये बात एम्बैरेसिंग है किसी के लिए कि अगर उससे उसकी जायदाद के बारे में पूछा जाए या उसके सोर्स के बारे में पूछा जाए। कल भी मैंने ये बात की है कि ये कोई हद तक नहीं है, इसमें कोई इसमें उसकी शान किसी की जो है वो मुतासिर नहीं होती, कि चाहे उसका ताल्लुक किसी भी इदारे से हो, वो ऑनरेबल जज है, अगर उनसे पूछा जाता है उनकी जायदाद के बारे में तो इसमें कोई मज़ाक़खेज़ बात नहीं है, खुदा ना खास्ता। नहीं, वो अमजद शेख साहब शायद उसी बात की तरफ इशारा कर रहे थे, क्योंकि यकीनी डेफिनेटली, क्योंकि जब हमने वो पनामा केस देखा और उस वक्त पीएमएलएन की गवर्नमेंट ही थी और उस वक्त जिस तरह की जो प्रोसीडिंग्स और जो केसेस चलते थे, अमजद शेख साहब का इशारा उस तरफ थे यकीनी तौर के ऊपर। मैं अगर अर्ज कर देता हूँ उसमें जी, एक बात मुझे उसमें अर्ज करने दें कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा सुप्रीम कोर्ट एक ट्रायल कोर्ट बन जाती है। देखिए, मैं अगर थोड़ा सा बात खुल के करूंगा तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे शानदार फैसले हुए हैं जिन पे आज सुप्रीम कोर्ट के कोई जज बात करने के लिए तैयार नहीं है। जुल्फिकार अली भुट्टो के फांसी को फैसले को ले लें, आज ऑनरेबल जज कोई भी सुप्रीम कोर्ट से कह दें कि जनाब वो फैसला एन इंसाफ के तकाजों पे मबनी था और इंसाफ हुआ है जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ और ठीक फांसी हुई है उसे, तो कहे ना, क्यों नहीं कहते? कोई भी नहीं कह रहा। यही सुप्रीम कोर्ट थी, यही मार्शल लॉ लगाए गए और जनाब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जिन्होंने नजरिया जरूरत के तहत फैसलों को जायज करार दिया, और बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने ही कहा कि जनाब नहीं, फैसले ठीक नहीं थे। तो लिहाजा जो फैसले हुए हैं माजी के, उनके ऊपर फैसलों में बात हो सकती है। हम किसी जज की जात पे या उसके खिलाफ बात नहीं कर रहे। फैसला जो नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ है, क्या मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर
फैसला किया जनाब इसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली जो ये ले सकता था, लंबी बात हो जाएगी। यही बात अगर इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में हुआ होता तो आज पाकिस्तान में बैठ के हम सब उसको मजाक उड़ा रहे होते। वाह जी वाह, जब नरेंद्र मोदी को घर भेज दिया गया है कि उसके पासपोर्ट में इंडिया दुबई का वीजा लगा हुआ था, वो एक अलग फैसला है। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसी सुप्रीम कोर्ट से आप देखेंगे उसमें भी कोई ना कोई राय जरूर आएगी। ये फैसले तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे आज का फैसला एक तारीख का हिस्सा बन दुरुस्त गया बात है, जजमेंट है, एक बार जब जजमेंट आ गई तो वो जजमेंट जो है वो तारीख का हिस्सा बन जाता है। फरीद रईस देखो, बात सुनो जी सर, ऐसे नहीं है जैसे तारिक साहब कह रहे हैं। देखें, उन्होंने किया जरूर उस पे कि जनाब ये फलां कंपनी की मुलाजमत थी और उनके पास अकामा था, तनख्वाह वहां से या पैसा वहां अकाउंट में मौजूद था, इन्होंने ड्रॉ नहीं किया हुआ था, वो रहता बात है, लेकिन मौजूद था अकाउंट में। दूसरी बात ये है कि एक मुल्क का वजीर आजम वो किसी का वर्कर बन के किसी और मुल्क का, आप अपने मुल्क के इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज कर रहे हैं। आपको कामा अपना खत्म करना चाहिए था, पहले तो कामा होना नहीं चाहिए मुलाजमतों के काम में, और इससे आप वजीर आजम है किसी मुल्क के, अपना नहीं इज्जत का ख्याल तो मुल्क की इज्जत का ख्याल करें। दूसरी तरफ ये है साहब उनके बेटे की कंपनी थी। और यार मेरी बात तो सुन लो ना तारे, जितना इन्होंने बेइज्जत किया उस पे जजों को, असल किस्सा अगर जज पूरी तरह केस करते उन्होंने लिहाज किया, कतरी खत का था, झूठ में तहाशा जो बोले हुए थे, झगड़ा उनका था, कैलिबरी फॉन्ट का था, वो अगर बेइज्जत कर देते, लिख देते कि ये जाली जालसाज है, इन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स बनाई है, वो उनको ट्रायल कोर्ट में भेजना चाहते थे, उन्होंने ये किया। ये एक ही ढोल पीटते रहते हैं कि उस पर किया, अगर पूरे केस को आप देखें तो वो जालसाजी का केस था। वो केस ऐसा बदनामी का और इस तरह काला धब्बा था कि अगर वो जालसाजी बात वैसे हमारी दूसरी वैसे टॉपिक पे निकल जाएगी, लेकिन जिस तरह से तारिक फजल चौधरी साहब एक बात कर रहे हैं की तैयारी उस पे है असल में, इसलिए मैं ना एक बात जल साहब, एक बात है जो तारिक फजल चौधरी साहब ने बात की है, मैं वजाहत कर दूं कि मियां नवाज शरीफ किसी और की कंपनी में नहीं, अपने बेटे की कंपनी, बेटे की कंपनी, लेकिन बेटे की कंपनी दुबई में है। आप मेहरबानी करें जरा मेरी भी बात सुन लेना। दूसरी बात ये कि ये फैसले में लिखा हुआ है कि तनख्वाह ले सकते थे, ली नहीं है। इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा वजाहत हुई है और टैक्स के कवानीन का भी हवाला बाद में बहुत से माहिरीन देते रहे हैं कि क्या वो एसेट बनता है जो आप ले सकते थे और आपने लिया नहीं है। मैं तो हमारे बहुत सीनियर जो वकला हैं जल साहब वो भी ये बात करते रहे हैं कि मैंने अगर किसी का केस लड़ा है और मेरी फीस बनती है, लेकिन अगर मुझे अपने क्लाइंट ने फीस नहीं दी तो मेरा एसेट नहीं है जब तक कि फीस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती। तो नवाज शरीफ के अकाउंट में तो पैसे गए नहीं थे। ये सारा इशू जो है सब पुराना हो गया है। मैंने सिर्फ एक अगर वो जालसाजी पे सजाई दे देते, उन्होंने ट्रायल कोर्ट पे भेजा, उन्होंने रहम किया, उन्होंने कहा जाए ट्रायल कोर्ट। जज साहब वैसे बात जो है ना दूसरी तरफ हमारी निकल जाएगी, जालसाजी होती तो जरूर सजा देते। आपका तारिक साहब इस चीज को जो है वो तारिक साहब अब इस मैटर को इस चीज को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बात उस चीज के ऊपर इतनी डिबेट हो चुकी है, चीज हो गई। चलो वो बात भी छोड़ दो, बात कहीं से कहीं इन्होंने क्या जजों को बेइज्जत नहीं किया उस वक्त, लेकिन जजों को बेइज्जत नहीं किया इन्होंने। जल साहब एक बात जो तारिक फजल चौधरी साहब कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि माजी में ऐसे बहुत सारे केसेस है उनकी नजीर मिलती है जो कि उन केसेस को वो फैसले आए और फैसले आने के बाद फिर यार माजी की बात आप करो तो मियां साहब जेल में थे, उनकी जमानत हो सकती थी, मुल्क से बाहर जा सकते थे। जरा आरिफ चौधरी से पूछो ना कौन सा कानून है ये भी माजी का हिस्सा बनेगा। और ये यहाँ पे सारा चलता है ये मामला। इसका मतलब है कि अदालतों ने कंप्रोमाइज किया है, जज मिले हुए हैं। जो यही आप भी तो यही कह रहे हैं ना, आप जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी का कह रहे हैं, आप कह रहे हैं जी जज मिले हुए थे किसी से, लिहाजा उन्होंने फांसी दे दी उसको। आप भी तो यही कह रहे हैं। से फांसी, आप उस फैसले के बारे में आप क्या कहते हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि ये आप भी वही कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ, मैं तो मियाँ साहब की बात कर रहा हूँ, आप जुल्फकार अली भुट्टो की कर रहे हैं। मियाँ साहब का फैसला जो है आपको छोड़ दें, आरिफ चौधरी से पूछें, उससे जरा कमेंट कर दे किस कानून के तहत ये जमानत हो सकती है, जरा मुझे बता दे। चले तारिक फजल चौधरी साहब, जन साहब इस मैटर को रखते हैं साइड में, किसी और को इस मैटर को तारिक साहब और जन साहब, तारिक साहब जन साहब इस चीज की पाकिस्तान के कानून के तहत जमानत हुई है ना। तारिक साहब कानून है, तारिक फजल चौधरी साहब कर रहा हूँ मैं, आप पाकिस्तान के कानून पूछ रहा हूँ आरिफ चौधरी से। तारिक फजल चौधरी साहब, जन शुएब साहब, चौधरी साहब जज तो नहीं है ना, जरा आरिफ चौधरी से पूछो ना, उनसे पूछ लेते हैं। वो कानून कोर्ट करे आरिफ चौधरी। उन्होंने गलत जमानत दी, आप किसको चैलेंज कर रहे हैं? जजों को चैलेंज मिले हुए थे, मैं कर रहा हूँ, उन्होंने पैसे लिए नवाज शरीफ से। तुम जजों को चैलेंज कर रहे हो जो उसको फांसी को कहते हो। मैं कौन सा कर रहा हूँ चैलेंज? आप कह रहे हैं चैलेंज ही कर रहे हो ना, नहीं हो सकती थी, ये चैलेंज ही है।
कि आप कहते हैं जी वो बड़ा गलत फैसला था, मैंने कहा ये भी गलत फैसला था। फिर आप पूछ लें आरफ चौधरी से, जो कानून अगर है तो मुझे बता दें, मैं तस्लीम कर लेता हूँ। जैल साहब, तारिक साहब, इस चीज को चले, ये इस डिबेट को हम छोड़ते हैं सर हम इस डिबेट को साइड पर रखते हैं। सर आरिफ चौधरी साहब, आपकी तरफ मैं आता हूं सर। मौजूदी तौर के ऊपर हम चलते चले आएंगे, ये चीजें बहुत सारी हमारे पास है, लेकिन हम करंट सिनेरियो के अंदर रखते हुए इस केस के ऊपर, इसके ऊपर जो डिबेट या जो बात करें, डेफिनेटली जब वो डिटेल्ड ऑर्डर आएगा उसको पढ़ने के बाद मजीद हम उस पर बात करने के मिजाज भी होंगे और मजीद बात भी कर सकेंगे। लेकिन एक जो बात सामने आई है वो ये तमाम चीजों के अंदर कि अल्टीमेटली डिसीजन जो है वो खुद बोलते हैं, जो जजमेंट है वो खुद बोलती है, जो जजमेंट आती है वो तारीख का हिस्सा भी बन जाती है और यकीनी तौर के ऊपर वो फैसले फिर आपके एज द रेफरेंस भी यूज होते हैं। लेकिन अब जो इस वक्त डिबेट एक चल निकली है, हम यहां पे एक बात करें, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया के ऊपर भी प्रो एंड अगेंस्ट ये तमाम चीजें हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, बातें हो रही हैं। सवाल सिर्फ इतना पूछना है मैंने जो मैं जानना चाहता हूं और जिस चीज के ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि आपने पहले कहा कि ये मामला छट गया, लेकिन इस वक्त जो डिबेट चल रही है वो ये कहा गया कि मामला अब से स्टार्ट हुआ है, अब से आगाज इस चीज का हुआ है और आगे जाके मजीद मामला तो और बहुत सारे होंगे, क्योंकि आपने इससे पहले कहा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वो प्लेटफॉर्म है जहां पे मामले को रिजॉल्व होना चाहिए था, क्योंकि अल्टीमेटली वही तमाम बातें जो आज सुप्रीम कोर्ट में कही गई हैं वही सुप्रीम जुडिशियल में कही जानी थी, वही आउटकम निकलना था, वही वीडियो लिंक पर बयान होना था। ऐसा क्यों नहीं हो सका सर? पहली बात तो यह है कि रईस साहब, जब एक फैसला आ जाता है ना, किसी क्वाश कर दी जाती है कार्रवाई, तो कम अज कम इन एलिगेशंस की बुनियाद पर तो दोबारा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाया नहीं जा सकता और किसी को ओवरराइड करने का इख्तियार नहीं है। बाकी ये जो ऑफ शूट्स है वो इतनी मामूली किस्म की है कि अगर आप गौर करें, ये आई बात जिसे आप कह सकते हैं, और इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है कि जी का अभी मामला चल रहा है कि जी वो एफपीआर के पास बुनियादी तौर पर इख्तियार क्या है। एफपीआर सिवाय इसके कि अगर किसी शख्स ने टैक्स नहीं पे किया या अवॉइड किया है या अवेट किया है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं? ठीक है, मैं सर आपकी इसी बात को सर आगे लेता हूं सर, इसी बात की तरफ आता हूं, अगर होल्ड करें मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट बात ना रह जाए। मैं इन दोस्तों की इस बहस में बिल्कुल नहीं उलझना चाहता। मैं एक आपको बात कानूनी बताऊं कि ये निक्सन के दौर में जब ये रेफरेंस चल रहा था, निक्सन के खिलाफ केस बना था वाटरगेट स्कैंडल, तो उस वक्त जो निक्सन का अटॉर्नी जनरल था वो निक्सन की सपोर्ट के लिए खड़ा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने फिर नया एक अटॉर्नी जनरल जो था, वो अटॉर्नी जनरल नहीं बल्कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट बोर्ग लिया, क्योंकि उस मामले में अटॉर्नी जनरल का ऑफिस जो है वही काम करता है। तो यहाँ होता यह है कि ये अटॉर्नी जनरल का काम था बुनियादी तौर पर कि अगर आपका अटॉर्नी जनरल आपके लिए खड़ा नहीं होता, और उसका हुकूमत के लिए खड़ा होना भी मसला नहीं है, अटॉर्नी जनरल की पोजीशन है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, वो खड़ा होकर जरूरी नहीं है कि इस रेफरेंस की हमायत करता, इस रेफरेंस में उसने मुआवनत करनी थी अदालत की और उसे सच्चाई कानूनी बातें बतानी थी, यही बात वो कह सकता था कि ये रेफरेंस। ठीक है सर, अली अहमद कुर्द साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जरा मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी इसके ऊपर लेता हूं। अली अहमद कुर्द साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर। इस फैसले के हवाले से काफी ज्यादा सर डिबेट भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है, फॉर और अगेंस्ट दोनों तरह की बातें हो रही हैं सर इस चीज के ऊपर। मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। डिटेल ऑर्डर पढ़ेंगे, मजीद उस चीज के ऊपर हो जाएगा, लेकिन जो शॉर्ट ऑर्डर आया उस शॉर्ट ऑर्डर के मुताबिक आप समझते हैं सर कि ये जो केस रेफरेंस तो खारिज हो गया, लेकिन जो सर पर एक तलवार लटक रही थी जस्टिस काजी फायजीजा साहब के सर के ऊपर, क्या वो खतरा टल गया है या फिर मामला दोबारा से पॉइंट डे 1 से दोबारा से स्टार्ट होगा, मामला वही एफबीआर और अल्टीमेटली तमाम चीजें सर्कल होती रहेंगी? मैं तो आज जब जजमेंट अनाउंस हुआ तो आप भी सारी दुनिया देख रही थी, मैं भी एक चैनल देख रहा था, तो हमारे वकील साहबान उसमें सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग के बाहर मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे, तो मैं हैरान हो रहा था कि मिठाइयाँ तकसीम किस लिए हो रही हैं। आप बिल्कुल सही कहते हैं, इससे ये 2 जजमेंट है, एक जजमेंट नहीं है। एक जजमेंट तो वो है, ऑर्डर वो है कि जिसमें सारी हमारी फुल बेंच ने 10 के 10 जज साहबान ने कहा कि जो रेफरेंस है वो मैलिशियस बेस है और विदाउट एनी लीगल इफेक्ट है, उसको क्वाश किया है, उस हद तक ठीक। मगर असल जो फैसला है वो बाकी 3 जजेस का है, जिन्होंने कहा कि एफबीआर में भिजवाने का जो फैसला है वो गलत है, तो असल जजमेंट वो है। साथ में तो कहा कि भिजवाया जाए, मैं साथ के साथ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ वो जो 3 जजेस हैं वो तो हमारी इस वक्त जो जुडिशरी है वो 3 जजेस की हद तक आजाद है,
बाकी सात जो जज साहबान है वो हमारे मोहतरम है। मैं उस हद तक जुडिशरी को आजाद नहीं समझता। तो सर आप समझते हैं कि ये जो 3 जजेस का जो डिसीजन रहा है और ये मामला जो है ये दोबारा से एफबीआर को जो भेजा गया, अगर मेरा सवाल यही है कि अगर जज साहब की एहलिया के बयान से अगर वो मुतमईन थे या वो उन्होंने उनको जो है वो तसल्ली बख्श जवाब दिया, तो फिर क्या ये फैसला दोबारा एफबीआर में भेजा जाना चाहिए था? देखें जनाब, मैं यही तो कहता हूं कि हमारे जो फुल बेंच था उसने वाया मीडिया एक रास्ता निकाला। अदालतों का काम तो रास्ता निकालना नहीं होता, गलत किया। ये जब एफबीआर की जो तजवीज सामने आई थी उसी वक्त मेरे कान खड़े हो गए थे। मैंने कहा मामला जो है एफबीआर वाला मामला ये गलत है, और मैं समझता हूं कि मुनीर मलिक को बहुत स्ट्रांगली इसको अपोज करना चाहिए था कि नहीं, आपकी मर्जी, ये रेफरेंस है, या आप इसको डिसमिस करें या आप इसको उनका जो भी करना चाहते हैं, ये एफबीआर को भिजवाने वाला मामला गलत है। तो सर इसमें कबाहत क्या है कुर साहब? अगर एफबीआर को मामला भिजवा दिया गया है तो इसमें कबाहत क्या है? देखिए जनाब, जब एक दफा ये कंक्लूड हो गया, जब 10 जज साहबान ने मोजिज और बहुत काबिल एहतराम जज साहबान ने कहा कि ये मैलिशियस बेस्ड रेफरेंस है, तो जब रेफरेंस ही बुनियादी तौर पे बदनीयती है उसमें बाकी भेजने का क्या काम है? क्यों आप भेजना? ये तो वही है, वो डेमोक्लिस हैंगिंग सोर्ड जो है, ये तो वही है, लटकती हुई तलवार है कि काजी फैज ईसा जज भी है मगर उसमें आपने उसको एक प्रेशर में भी रखा है। आप ये समझते हैं कि ये तलवार लटकती रहेगी जब तक मामला रिपोर्ट जो है दोबारा नहीं आ जाती है सेक्रेटरी के पास? बहुत टाइम लगेगा जनाब, ये आप भूल जाएं कि ये 60 दिन में होगा, बड़ा टाइम लगेगा। जब तक काजी फैज ईसा जज है ये लटकती हुई तलवार मौजूद है जनाब। अच्छा, एक चीज और सवाल आपसे सर कि यही मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी तो हो सकता था, क्या ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आना चाहिए था? हाँ, वो नहीं, रेफरेंस तो सुप्रीम कोर्ट जो नहीं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस तो जाती है, मगर हमारा जो जितने भी हम वकील हैं, काउंसिल है, हमारा तरीकाकार ये होता है कि उसमें हम जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी हमने हमेशा हम यही कहते हैं, चौधरी इफ्तिखार साहब के जमाने में भी हमने कहा कि ये जो रेफरेंस है ये मैलिशियस बेस्ड है, ये मेला फीडे बेस्ड है, ये किसी कानून के तहत इसकी कोई लीगल वेट और कोई वजन नहीं है। तो उसको इस बात को साबित करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तो ये हमारी बात नहीं मानती है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आना जरूरी था। चौधरी इफ्तिखार के जमाने में भी हम आए, इस दफा भी आना सही था, मगर ये है कि जो फैसला हुआ है वो मैं 3 जजेस के साथ हूँ, बाकी 7 वालों के साथ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका अली अहमद कुर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आरिफ चौधरी साहब, तारिक फजल चौधरी साहब और जनरल डायर अमरुद शेख साहब। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। फरीद रईस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।